नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस विथासिस में आपका स्वागत है। आइए आज हम सभी इस नए वीडियो के माध्यम से बीएचयू एंट्रेंस जो 2020 में एमए पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन नंबर 80 से क्वेश्चन नंबर 120 तक आज हम लोग पार्ट 4 में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस अक्सर उसमें पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस के लेवल क्या होते हैं। दोस्तों, अगर आप इसके पहले पार्ट 3 अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर और उस वीडियो को एक बार अवश्य देख ले ताकि आपका एग्जाम के प्रिपरेशन में आपको मदद मिले। दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 81 आया था वो ये आया था, विच अमंग द फॉलोइंग बुक वॉज नॉट रिटेन बाय F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर के द्वारा लिखा गया इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध पुस्तक नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें फ्रेडरिक विंसलो टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है और इनमें से कौन सा ऐसा पुस्तक है जो उनके द्वारा लिखा गया नहीं है। तो शॉप मैनेजमेंट, ए पीस रेट सिस्टम और आर्ट ऑफ कटिंग मेटल जो है वो इन्हीं की प्रसिद्ध रचना है, लेकिन यहाँ पे जो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है वो इनकी रचना नहीं है। तो आखिर वो रचना है किनकी? वो रचना हेनरी फयोल की है, जो अपने इस पुस्तक में थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट देते हैं जिसे फेयोलिज्म के तौर पे ही देखा जाता है, फेयोलिज्म से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 ये पूछा गया था, हु विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इज नॉट रिलेटेड टू आइडियलिज्म। इनमें से कौन ऐसे विचारक हैं जो आइडियलिज्म से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें देखते हैं हिगल, ग्रीन और कांट जो है तीनों का संबंध आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद से है, लेकिन मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल जो है उनका जो एसोसिएशन है, उनका जो रिलेशन है वो आइडियलिज्म के साथ नहीं है। अब जॉन स्टुअर्ट मिल की जो फेमस रचना है से ऑन लिबर्टी, सब्जेक्शन टू वुमेन, ये सब उनकी प्रसिद्ध रचना है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 आया था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83 आया था, प्रेयर्स, पिटीशंस एंड प्रोटेस्ट वेयर द प्रिंस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ। जैसे हम देखते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में 3 फेज मेनली हमारे सामने निकल के आता है। जो पहला फेज जो होता है वो इनिशियल, वो कांग्रेस की स्थापना के बाद उदारवादियों का फेज, उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट यानी उग्रवादियों का फेज और उसके बाद जो आता है वो गांधीजम फेज आता है। तो ये जो प्रेयर्स, पेटिशंस और प्रोटेस्ट का जो पॉलिसीज था वो मेनली जो है वो जो ब्रिटिश के से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उदारवादी जिनमें हमारा गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी इत्यादि जैसे विचारक आते थे, तो वो इन चीज़ों को अपनाते थे, यानी इसका संबंध जो है वो मॉडरेट नरम पंथियों से है। इसका क्वेश्चन 84 पूछा गया था, वो ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजरी ऑफ कॉमन्स। तो जो ट्रेजरी ऑफ कॉमन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो गैरसेट हर्डिन यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन 85, इसमें ये पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल राइट अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। वी नो दैट जॉन लॉक इज ऑफन कंसिडर्ड एज फादर ऑफ liberalism. His famous works, two treatises on civil government, is best known for social contract, and he propounded mainly 3 types of natural right: the right of life, liberty and property, but he did not included the natural right of equality. Hence the option 1 is, मतलब इसमें ऑप्शन 1 जो है, जो समानता जो है, उसे जॉन लॉक अपने प्राकृतिक अधिकार में शामिल नहीं किए थे। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 होगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 86, इसमें ये पूछा गया था, द की कोऑर्डिनेटर फॉर द थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस वाज। दोस्तों, आपको बता दो जो थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस था वो 2008 में हुआ था, जिसके चेयरमैन कौन थे? तो उसके चेयरमैन जो है रोजमेरी ऑलियरी, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। तो देखिए इसमें से ऐसे भी चेयरमैन से संबंधित क्वेश्चंस पूछते हैं। इसके बाद है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन फिलोसफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन मनु एंड कौटिल्य। इनमें से कौन सा ऐसा बात है जो मनु और कौटिल्य में समान नहीं है? तो मनु और कौटिल्य को जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें दोनों आइडियल किंग की बात करते हैं, दोनों सिग्निफिकेंस ऑफ सोवरेनिटी की बात करते हैं, दोनों के अपने अपने थ्योरीज में सप्तांगा थ्योरी इंक्लूडेड होता है, लेकिन वर्ण सिस्टम जो है वो दोनों में इंक्लूडेड नहीं होता है। यानी कि हम लोग देखते हैं मनु के कॉन्सेप्ट में वर्ण सिस्टम इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन हमारा कौटिल्य तक आते आते ये चीज़ें कम हो जाती है, वो इसको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं देते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 क्या था। क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया था, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड, मतलब ब्रिटेन वुड्स जो व्यवस्था है वो किसके लिए हुई थी? दोस्तों, तो आपको बता दें जो ब्रिटेन वुड्स का जो सिस्टम है वो मेनली पूरे वर्ल्ड के जितने सारे करेंसीज हैं उसको एक बनाने के लिए कोशिश किया गया था। तो इसमें टू फिक्सिंग ऑल कंट्रीज करेंसीज एट सर्टेन फिक्स वैल्यू, यानी कि ऑप्शन इसका 1 सही होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 क्या है। क्वेश्चन नंबर 89 आया था, विच
ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम, इनमें से कौन सा एक सिस्टम फीचर है जो कास्ट सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। तो दोस्तों कास्ट सिस्टम जो है वो मेनली क्या होता है, वो हायरकी पे बेस्ड होता है। अनुक्रम बिल्कुल सही है। हायरकी स्टेटस यानी कि हर अपने वर्ण का अपना अपना स्टेटस होता है। इसके बाद सगोत विवाह यानी इंडोगैमी भी होता है। लेकिन इनमें से जो मोबिलिटी है यानी कि जो लोग वर्ण व्यवस्था में रहते हैं वो अपने वर्ण से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, ये बिल्कुल सच बात है, यानी कि इसका ऑप्शन 1 सही होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 जो आया था 90, वो आया था हु इज कॉल्ड द प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी। तो दोस्तों जो प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी कहा जाता है वो जेएस मिल को कहा जाता है। आपको बता दें जेएस मिल को और एक नाम से जाना जाता है जो बहुत अक्सर पूछा जाता है, वो है अनिच्छुक लोकतंत्रवादी, हु इज ऑफन कंसिडर्ड एज रिलक्टेंट डेमोक्रेट। द राइट आंसर विल बी जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 जो पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड फॉर डायरकी एट द सेंटर। तो हम लोग बात करें तो डायरकी एट प्रोविंस जो है वो 1919 में लाया गया था, लेकिन डायरकी एट सेंटर की जो बात की गई थी वो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लाया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था। मेरे अनुसार देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होना चाहिए, लेकिन बीएचयू अपने आंसर की में इसका राइट आंसर जो दिया था वो आंसर 3 दिया था। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 92 ये था प्रो चेंजर एंड नो चेंजर्स वॉज द आइडिया बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि परिवर्तन समर्थक और परिवर्तन विमुख का जो विचार है वो इसमें से किसके पीछे है। तो आपको बता दें कि इनमें से जो स्वराज पार्टी है जिसकी स्थापना कौन किए थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, उनसे ये चीजें संबंधित है। स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1923 में की गई थी। तो इस तरह से ये जो प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो स्वराज पार्टी से रिलेटेड है, ये मुस्लिम लीग या होम रूल लीग या इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड नहीं है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। इसमें ये पूछा गया था बहुत ही आसान क्वेश्चन, माउंटबेटन प्लान वाज आल्सो नोन एज। तो वी नो दैट माउंटबेटन प्लान वाज पास्ड ऑन 3 जून 1947, हेंस इट इज आल्सो नोन एज 3 जून प्लान या जून 3 प्लान, ऐसा इसे भी कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 जो पूछा गया था हु सेड हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ट्रेजिडी सेकेंड एज फर्स्ट, यानी कि इनमें से कौन ये बात कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है, पहली त्रासदी के रूप में और दूसरा स्वांग के रूप में। तो ये जो फेमस कोटेशन है वो कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स की जो फेमस रचनाएं हैं उनमें से बहुत सारा है, जिसमें से एक प्रसिद्ध है वो 1848 में लिखा गया था, उनका प्रसिद्ध पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 95 जो आया था वो आया था एक तरफ ऑथर दूसरी तरफ उनके बुक्स। तो जॉन रॉल्स, माइकल फौकॉल्ट, एंटोनियो ग्राम्सी और जेएस मिल एक तरफ ऑथर्स के नाम है। अब हम लोग देखते हैं जॉन रॉल्स जो है उनकी प्रसिद्ध रचना कौन सा है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म है। माइकल फौकॉल्ट है, उनकी फेमस रचना कौन सा है, माइडनेस एंड सिविलाइजेशन की फेमस रचना है। एंटोनियो ग्राम्सी का कौन सा है, प्रिजन नोटबुक्स है। और जेएस मिल का कौन सा है, सिस्टम ऑफ लॉजिक है। यानी कि अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, पूना पैक्ट इज ऑल्सो नोन एज। दोस्तों हम लोगों को पता है कि जब पूना पैक्ट जो है वो, जैसे भारत में जो अंबेडकर थे वो नीचे तबके के लोगों के लिए अलग सांप्रदायिक क्षेत्र की मांग कर रहे थे, इससे हमारे समाज में एक फूट होने वाली थी। तो इसको सामंजस्य स्थापित करके दोनों एक दूसरे से समझौता करके हमारे समाज को एकजुट बनाने के लिए गांधी जी का यह प्रयास था, जिसे वो पूना पैक्ट यानी गांधी अमेरिका पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 क्या पूछा गया था। इसमें यह था विच वन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज फीचर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। तो लिबरल डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो यहाँ पे व्यक्तिगत अधिकार की बात की जाती है, यहाँ पर डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड सिविल सोसाइटी भी की जाती है, यहाँ पर इट बेस्ड अपॉन कंपटीशन अमंग डिफरेंट वेरियस ग्रुप्स ये भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इट इज डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ये बात गलत है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारा जो है वो लिबरल डेमोक्रेसी में पाया नहीं जाता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, ये है कि फेडरल स्टेट आउट टू हैव फॉलोइंग फीचर्स, यानी संघीय राज्य में निम्न से कौन सा विशेषता है। यानी हम देखते हैं अगर भारत भी अगर संघीय क्षेत्र है तो इनमें से कौन सा विशेषता है। ए लिस्ट स्पेसिफाइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, क्या भारत में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। जी हाँ, हमारा जो अनुसूची 7 है उसमें डिवीजन ऑफ पावर ही किया गया है लिस्ट, जिसमें 3 लिस्ट की व्यवस्था की गई है। स्टेटमेंट 2, ए रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ फेडरल सेंटर एंड इट्स यूनिट, क्या यहाँ पे संघीय केंद्र और इसके इकाइयों की प्रतिनिधि सभा है। तो जी हाँ, भारत में लोकसभा और राज्यसभा भी है। इसके बाद है कोर्ट टू एजुकेट
डिस्प्यूट ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो भारत में भी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी व्यवस्था है। यानी कि ये तीनों जो कंडीशंस है वो एक कंप्लीट फेडरल स्टेट के लिए है, यानी कि ऑल ऑफ द थ्री इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 99, उसमें एक कॉन्सेप्ट और थिंकर्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो डेविड स्टर्न से रिलेटेड है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करें तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात कौन करते हैं, तो लुसियन पाई करते हैं। पॉलिटिकल कल्चर की बात करें तो पॉलिटिकल कल्चर की बात कौन करते हैं, तो यहाँ पे सिडनी वर्मा करते हैं। और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो वो सैमुअल पी हंटिंगटन करते हैं। यानी आप इसको मैच करेंगे तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। आपको बता दो सैमुअल पी हंटिंगटन जो है वो एक फेमस थ्योरी देते हैं, वो है क्लास ऑफ सिविलाइजेशन। तो ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हु गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, तो वो सैमुअल पी हंटिंगटन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 100, द डेलिमिनेशन कमीशन इज एसोसिएटेड विथ, तो जो परिसीमन यानी चुनावी परिसीमन आयोग जो होता है वो मुख्यतः चुनावी निर्वाचन क्षेत्र से रिलेटेड होता है। जैसे चुनावी क्षेत्र में अगर थोड़ा सा परिवर्तन करना है, किसी क्षेत्र को बड़ा किसी क्षेत्र को छोटा करना है, तो वो डेलिमिनेशन कमीशन ही करता है। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 क्या पूछा गया था। 101 ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वाज वंस इक्वेटेड विद स्लीपिंग जायंट। तो स्लीपिंग जायंट का जो कॉन्सेप्ट है वो चाइना के साथ रिलेटेड है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो चाइना होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, वन फॉर ऑल फॉर वन इज हु सेड दिस रेफरिंग टू कलेक्टिव सिक्योरिटी। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन में कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी सामूहिक सुरक्षा की बात करें तो वहाँ पे एक के लिए सभी और सभी के लिए एक जो कॉन्सेप्ट है वो फादर ऑफ रियलिज्म जाने जाने वाले पॉलिटिक्स अमंग नेशंस के जो राइटर हैं कौन, हंस जे मार्गेंथाउ, उनको कहा जाता है। वही ये कॉन्सेप्ट दिए थे कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103, ये था मालबरी वर्सेस मेडिसन केस इन यूएस लेड टू द फाउंडेशन 4। तो मालबरी वर्सेस मेडिसन का जो केस था वो मुख्यतः जो है वो जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड था, यानी कि न्यायिक पुनर्विचार से इसका कॉन्सेप्ट रिलेटेड था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104, इसमें पूछा गया था हु वाज द फर्स्ट थिंकर टू हैव एसोसिएटेड इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन में पारिस्थितिकी की वकालत सबसे पहले किसने किया था। तो हम लोग को पता है जो इकोलॉजी से रिलेटेड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो है फ्रेडरिक डब्ल्यू रिक्स, FW रिक्स का नाम सबसे पहले इसमें आता है, इसलिए इसका ऑप्शन 1 सही होगा। इसके बाद देखते हैं हु इज एक्सपोनेंट ऑफ मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। अगर हम बात करें मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी मतलब कौन से एक ऐसे विचारक थे जो संप्रभु को सबसे श्रेष्ठ सबसे ताकतवर उसको इंडिविजुअल और उसको ओमनीपोटेंट बनाने वाले थे। तो इनमें जो सबसे पहले नाम आता है वो जॉन ऑस्टिन का ही आता है। उन्होंने ही अद्वैतवाद यानी कि मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी का प्रतिपादन किया, शुरुआत किया था। अब है पूछा गया था आर्टिकल 75 से क्वेश्चन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हम लोग को पता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो जो है वो लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ द पीपल से डायरेक्टली जिम्मेदार होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 107 पूछा गया था विटलेइज्म इज फाउंड इन, विटलेवाद कहाँ पाया जाता है। तो विटलेवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड है। अगर फिलिबस्टरिंग की बात करें, स्पॉइल सिस्टम की बात करें तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा USA से रिलेटेड है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 108, ये इस तरह से आया था, विच स्कॉलर of international politics argued that Cold War provided security and stability in the वर्ल्ड ऑर्डर ब्राउट अबाउट द बाइपोलर पावर स्ट्रक्चर। तो ये जो बात है वो कौन किए थे, तो ये जॉन मर्सनाइमर का ये कॉन्सेप्ट है, यानी ऑप्शन इसका 2 सही होगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 109, वो ये है हु हैज एलेबोरेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन दिए थे, तो वो डाइसी दिए थे। ये बहुत आसान है। सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट कौन दिए थे, तो वो कौन दिए थे, हमारे मॉन्टेस्क्यू दिए थे। इसके बाद है उनकी एक फेमस पुस्तक भी है स्पिरिट ऑफ लॉ। इसके बाद है हु हैज आर्ग्यू दैट इट इज द नेशनलिज्म दैट क्रिएटेड नेशंस एंड नॉट द वाइस वर्सा। इनमें से कौन ये बहस में शामिल हुए थे कि राष्ट्रवाद ने राष्ट्रों का सृजन किया था, न कि इसके उलट हुआ था। तो इसमें जो प्रसिद्ध नाम आता है वो एरिक हॉब्सबॉम का आता है, यानी कि ऑप्शन 1 इसका सही होगा। इसके बाद देखते हैं
111 यानी 111 जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द स्टेट आर देयर इन मनु थ्योरी ऑफ स्टेट। तो आपको पहले बताया जो सप्तांगा थ्योरी है वो दोनों से रिलेटेड है, मनु से भी और हमारे कौटिल्य से भी। कौटिल्य की फेमस रचना जो है वो अर्थशास्त्र है। तो इसमें मनु का जो सिद्धांत था, राज्य का सिद्धांत, उसमें 7 अंग थे, 7 बॉडीज थे। अब है क्वेश्चन नंबर 112। इसमें ये पूछा गया था, द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी साउट बाय द। तो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह कौन ले सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह भारत के राष्ट्रपति ले सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन 1 सही होगा। इसलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 113। इसमें ये पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्लासिफाइड बाय द एरिस्टोटल। वी नो दैट द एरिस्टोटल इज ऑफन कंसिडर्ड एज फादर ऑफ political science. He also considered as father of comparative politics and इनके अनुसार अगर देखा जाए तो वर्स्ट फॉर्म, सबसे बुरा जो शासन प्रणाली था वो डेमोक्रेसी था, क्योंकि मानते थे कि व्यक्ति जो है वो एक समान नहीं होते हैं, वो असमान होते हैं। तो इसलिए डेमोक्रेसी सभी को एक जैसे अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। इसमें यह था, हु टॉक्स अबाउट गवर्नमेंटलाइजेशन ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंटलाइजेशन ऑफ द स्टेट की जो बात है वो माइकल फौकॉल्ट से रिलेटेड है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। द फ्रेज वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर अप्लाइज टू। तो वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर का जो कॉन्सेप्ट है, एक बार जो अध्यक्ष बन जाता है वो हमेशा के लिए अध्यक्ष बना रहता है, ऐसा जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन से रिलेटेड है, यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। बे ऑफ पिक्स इज एसोसिएटेड विथ विच क्राइसिस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। तो बे ऑफ पिक्स जो है वो क्यूबियन क्राइसिस से रिलेटेड था, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन 3 होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। राइट टू स्ट्राइक इन इंडिया इज ए। अभी ये बात आता है कि राइट टू स्ट्राइक, आपको हड़ताल करने का अधिकार कैसा अधिकार है? आपको फंडामेंटल राइट्स है या लीगल राइट है या मोरल राइट है? तो ये जो है वो एक लीगल राइट है, यानी अगर सरकार चाहे तो इसको कम या ज़्यादा कर सकता है। ये आपके फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप कहीं भी बैठकर विरोध करना, हड़ताल करना शुरू कर दें। इस पे चाहे तो सरकार कुछ एक्शंस ले भी सकती है। अब है क्वेश्चन नंबर 118। हु डिफाइंड पावर इन 3 डायमेंशनल वे। तो पावर, शक्ति को जो 3 आयाम के रूप में परिभाषित कौन किए थे? तो इसमें जो नाम आता है वो स्टीवन लुक्स का आता है, यानी इसका ऑप्शन 4 सही होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप सेंटर्स ऑन। तो देखते हैं कि मैनेजमेंट जो होता है वो दोनों में होता है, इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन भी दोनों में होता है, टारगेटिंग वेलफेयरिज्म भी दोनों में होता है, लेकिन जो सत्ता का प्रयास जो होता है वो मुख्यतः राजनीतिक दल के लिए होता है। वो दबाव समूह कभी भी सत्ता में आने के प्रयास नहीं करते हैं, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 होगा। इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। For a party to be recognized as national party, it has to be recognized as a state party in at least how many states। मतलब आपको अगर राष्ट्रीय दल बनना है तो आपको कम से कम कितने राज्यों में आपको राज्य का दल बनना आवश्यक है? तो आपको बता दें कि आपको कम से कम 4 राज्य में अपना राज्य दल का आपका जो है मान्यता वो आपको मिला हुआ होना चाहिए। मुख्यतः अगर देखा जाए तो नेशनल पार्टीज बनने के लिए 3 ये है कंडीशंस है। उसमें पहला जो है 2% वोट ऑफ लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स। आपको कम से कम 3 स्टेट में जीतना पड़ेगा लोकसभा सीट, और कम से कम 2% सीट आपको जीतना पड़ेगा। दूसरा जो है वो रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स। आपको 4 स्टेट में कम से कम जो अभी मैंने बताया कि आपको स्टेट पार्टी के जैसे रिकॉग्नाइज होना पड़ेगा। तीसरा जो है कि आपको लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको कम से कम तो 6% वोट मिले हुए होने चाहिए, और जो है आप 4 स्टेट में कम से कम आपकी स्टेट पार्टीज की जैसी भूमिका होनी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज BHU एंट्रेंस जो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था उसका एक सीरीज समाप्त कर दी है। अब हम लोग अगले वीडियो से DU के क्वेश्चंस को देखेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कैसा था, उसका एनालिसिस करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं BHU में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, बस फैक्चुअल्स पूछते हैं। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्रीवियस 5 ईयर्स का क्वेश्चन को सॉल्व करें और साथ ही में अभी से लग जाएं, चूंकि हमारा एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, BHU एंट्रेंस बहुत जल्दी लेगा। तो इसलिए दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।